बहुत बच्चे अभी सोच रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में कि आखिरकार उनको जीपैट क्यों देना चाहिए, और अगर देना भी है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। मैं जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं तो सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, जीपैट में कैसे परफॉर्म करूंगा। आखिरकार जीपैट देना ही क्यों चाहिए। जीपैट क्वालिफाई होने के बाद आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप फार्मा इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स परस्यू करने का। साथ ही साथ वो जो प्रोफेसर होते हैं उनके बहुत अच्छे नेटवर्क होते हैं। तो आप जब जॉब इंटरव्यू में बैठोगे तो दे विल आस्क यू कि वेदर यू आर जीपैट क्वालिफाइड और नॉट। जीपैट का जो एग्जाम होता है वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है अक्रॉस वेरियस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। जीपैट 2027 का एक नया फेज स्टार्ट हो चुका है। बहुत बच्चों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। बहुत बच्चे अभी सोच रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में कि आखिरकार उनको जीपैट क्यों देना चाहिए, और अगर देना भी है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए एक दिन के अंदर, सेमेस्टर्स के साथ साथ अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं आपको अगर आप जीपैट क्वालिफाइड होने वाले हो तो। राइट, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और समझना कि अगले कुछ महीनों में जब आपका जीपैट होगा तो वहां पर रैंक स्कोर करने के लिए आज से कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। राइट, सिंपल तरीके बताऊंगा और एकदम इफेक्टिव तरीके बताऊंगा, ऐसे तरीके जो आपको आज हो सकता है कि आप ये फील करते हो कि शायद मैं जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, या फिर मैं तो सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो जीपैट में कैसे परफॉर्म करूंगा। ये सारी बातें भूलकर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जहां आप अपने आप को टॉप 50 टॉप 10 के अंदर लाई करते हो देख सकते हो जीपैट के एग्जाम में। चलिए लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेटेजी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहल करना। जब तक पहल नहीं करोगे कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको स्टार्टिंग खुद से इनिशिएटिव लेकर करनी पड़ेगी। राइट, वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। पर इसमें एक बात और जोड़ लेना मेरी तरफ से, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान। पंखों से कुछ नहीं होता है, आपके हौसलों से उड़ान हो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां हमारा पहला पॉइंट है कि आखिरकार जीपैट देना ही क्यों चाहिए। सबसे पहली बात, जीपैट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड फार्मेसी टेस्ट, ये इंडिया का नेशनल लेवल इकलौता फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इंडिया में हर साल मोर देन 5 to 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फार्मा ग्रेजुएट होते हैं। उनमें से अराउंड 50-60 हजार बच्चे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपीयर करते हैं। दैट मीन्स कि आप अगर सिर्फ ये प्लान कर रहे हो कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है और उसमें अपीयर होते हो, तो ऑलमोस्ट 4.5-5 लाख बच्चों को आप ऐसे ही स्क्रीन आउट कर देते हो अपने कॉम्पिटिटर। राइट, जीपैट की अगर हम बात करेंगे, जीपैट क्वालिफाई होने के बाद आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप फार्मा इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स परस्यू करने का। चाहे आप एम फार्म करना चाहते हो, चाहे आप फार्म एमबीए करना चाहते हो, तो आपके पास एक मौका रहता है। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक आईसीटी मुंबई, आईआईटी बीएचयू, नाइपर्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्सार, जामिया, इन सब इंस्टीट्यूट्स में आप अपना मास्टर्स परस्यू कर सकते हो, बट उसके लिए आप जीपैट क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद आपको मंथली आपको 12,400 फेलोशिप या स्टाइपेंड के तौर पर मिलता है। राइट, देन आपको सबसे बड़ी चीज, जितने भी मैंने आपको इंस्टीट्यूट गिनाए हैं वो प्राइम इंस्टीट्यूट्स क्यों हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स क्यों है फार्मा के, क्योंकि उनके अंदर रिसर्च फैसिलिटीज अच्छी होती है। आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आपको हो सकता है कि आपके आसपास की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में ना मिले। जैसे कि एनएमआर, एलसीएमएस, उसके अलावा जीसीएमएस, उसके अलावा अच्छे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका चाहे वो किसी फॉर्मुलेशन के लिए हो, चाहे वो किसी सिंथेसिस के लिए हो, उन सब के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं। प्लस आपको जो गाइड अलॉट होते हैं, आपके जो सुपरवाइजर्स अलॉट होते हैं आपके मास्टर्स के प्रोजेक्ट के लिए, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और उनका जो रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। दैट मीन्स कि आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
अगर आप फर्दर अपने एकेडमिक्स में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हो तो आपको वहां मौका मिलेगा रिसर्च वर्क को अच्छे से कंडक्ट करने का, साथ ही साथ कुछ पेपर पब्लिश कराने का अच्छे जर्नल्स के अंदर। साथ ही साथ वो जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्क्स होते हैं, तो वहां से आप अपने आप को एकेडमिक्स में भी एक्सेल कर सकते हो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो। साथ ही साथ आप किसी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर किसी अच्छी पोस्ट पर भी जा सकते हो, डायरेक्टली वहां से अच्छा प्लेसमेंट भी आपको मिल सकता है। ये बेनिफिट होता है जीपेट क्वालिफाई करने का, राइट। ऑब्वियसली अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हो तो आप जब जॉब इंटरव्यू में बैठोगे सो दे विल आस्क यू कि वेदर यू आर जीपेट क्वालिफाइड और नॉट, और जब आप बोलोगे कि यस आई एम जीपेट क्वालिफाइड तो आपको क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ जीपेट, राइट। बात कर लेते हैं कि कौन कंडक्ट कराता है, क्या यहाँ पर लाइक मार्किंग स्कीम रहती है, उन सब के बारे में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है ये ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आपको जाना होता है एक सेंटर पर, वहां पर आपको एक सिस्टम एक कंप्यूटर अलॉट किया जाता है, उसी के अंदर आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखता है और वहां पर आपको अटेम्प्ट करना होता है। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है एनबीईएमएस, इससे पहले एनटीए कंडक्ट कराता था बट अभी एनबीएमएस कराता है, राइट। मार्किंग स्कीम, यहां पर आपको 125 क्वेश्चंस मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर का जो मार्क होता है वो होता है +4। अगर आपने गलत क्वेश्चन मार्क किया वहां पर तो आपका -1 नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 125 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन ये जो 125 क्वेश्चंस होते हैं ये आपको एक साथ ऐसे नहीं मिलते, ये आपको 5 सेगमेंट में मिलेंगे। यानी कि आपके पास 3 घंटे हैं 180 मिनट्स और 125 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपको कैसे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे 5 सेक्शंस में। कैसे? ए जिसके अंदर 25 क्वेश्चन, बी जिसके अंदर 25 क्वेश्चन, सी जिसके अंदर 25 क्वेश्चन, डी जिसके अंदर 25 क्वेश्चन, ई जिसके अंदर 25 क्वेश्चन। ये पहले 36 मिनट्स के लिए आपके आंखों के सामने 25 क्वेश्चंस रहेंगे सेगमेंट ए के। उसके बाद ये वाला सेगमेंट से 36 मिनट के बाद बी वाले सेगमेंट में चले जाएंगे। अब बी के सेगमेंट से ना तो आप ए में जा सकते हो ना आप सी में जा सकते हो। जब आप ए को अटेम्प्ट कर रहे थे उस टाइम पर आप बी में नहीं जा सकते थे 36 मिनट के लिए। 36 मिनट के बाद ये सेक्शन लॉक हो जाएगा, जो भी आपने मार्क किया है वो लॉक हो जाएगा। यानी कि बेसिकली 125 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपके 5 टेस्ट होते हैं, पहला ए टेस्ट, बी टेस्ट, सी टेस्ट, डी और ई। एक बार ये अटेम्प्ट करोगे फिर ये करोगे, आप वापस किसी एक दूसरे सेगमेंट में नहीं जा सकते हो ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। 36 मिनट में ये खत्म तो खत्म, बी 36 में ये खत्म तो खत्म, इस तरीके से आपका सेगमेंट चलता रहता है आगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल 500 मार्क्स का पेपर होता है, एलिजिबिलिटी होती है बी फार्म, और ये स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। क्लियर है बात इतनी? वाई वी नीड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली फॉर जीपैट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? हम तो नॉर्मल जो पढ़ रहे हैं अपने बी फार्म के अंदर वही तो वहां पूछा जाएगा, तो इतना स्ट्रेटेजी क्यों अपनानी है इसके अंदर? क्योंकि जीपैट का जो एग्जाम होता है वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है अक्रॉस वेरियस डोमेन। इस दिमाग का एक स्पेसिफिक लिमिट ही तो होता है ना। हमारे पास आप भी जानते हो कि थ्रू आउट 8 सेमेस्टर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी तो एक लिमिट ही होगी ना। इसीलिए वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाना पड़ता है जो कि आपकी एफिशिएंसी और सक्सेस को इंप्रूव कर, राइट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर लो, अगर आप प्लानिंग करके नहीं करोगे तो चांसेस हैं कि आप फेल हो जाओ। किसी ने कहा है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, राइट। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज जीपैट, ड्रग्स इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई एग्जाम, कैट एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं उन सब में एक प्लानिंग के हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यहाँ स्ट्रेटेजीज लगानी ही पड़ती है, राइट। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ये एनबीएमएस के द्वारा दिया गया हुआ स्ट्रक्चर है कि उसमें 38 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, 38 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब आता है। फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपके सामने लिख देता हूं अगर आपको ये चीज नहीं दिख रही होगी तो, है ना। 38
ये भी नहीं दिखेगा क्या? ये लगता है ये लिखना चाहिए। 38 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस, 38 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस, राइट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कितने हैं सर? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38, फार्माकोलॉजी से 28, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स से 38, फार्माकोग्नोसी से 10 और अदर सब्जेक्ट से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं। 25-25 क्वेश्चन का एक सेगमेंट आता है और हर सेगमेंट 36 मिनट के लिए आपकी आंखों के सामने रहता है, राइट। फार्मास्यूटिक्स जैसे कि उसके अंदर आता है आपका फिजिकल फार्मेसी, जिसके अंदर आप सस्पेंशंस, कॉलॉइड्स, रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब पढ़ते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके अंदर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप पढ़ते हो टैबलेट्स के बारे में, कैप्सूल्स के बारे में, एरोसोल्स के बारे में, पैकेजिंग्स के बारे में, माइक्रो एनकैप्सुलेशन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हो, स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, राइट। उसके बाद बायो फार्मास्यूटिक्स भी इसी के अंदर आता है, राइट। ये सब आप इसके अंदर पढ़ते हो। उसके बाद फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, राइट, वोलेटाइल्स, वो सब इसके अंदर आते हैं। अदर सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे आ जाता है यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, मार्केटिंग, RA, रेगुलेटरी अफेयर्स, राइट, उन सब से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो इस तरीके से आपका ये NBMS के द्वारा दिया गया हुआ ही पैटर्न होता है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं कि अभी तक किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम पिछले 5-10 साल की एनालिसिस के पर बात करें तो यहां पर आप देखोगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से ऑन एन एवरेज 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यानी कि क्या क्या, कॉलॉइड, सस्पेंशंस, है ना। उसके अलावा माइक्रोमेरेटिक्स, रियोलॉजी, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सब कहाँ आता है? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। इससे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मेसी से 2 से 3 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से 11 से 13 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, बायो फार्मास्यूटिक्स से 3 से 5 क्वेश्चन। ये फिक्स नहीं है बट जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो अपने पास, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको ये रहे कि किस सब्जेक्ट पर कितना हिसाब से पढ़ना है, कितना टाइम देना है उसको। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 11 से 14 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा अगर फार्माकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी की बात करोगे तो उससे 25 से 30 क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। वैसे नॉर्मली वो बोलते हैं कि 28 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बट 25 से 30 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। फार्माकोग्नोसी 7 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, मार्केटिंग हो गया, फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी हो गया, इन सब से 4 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इसी के बेसिस पर हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उनको मेजर और माइनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब कि आपको पहले मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट्स पर जाना है। जैसे कि फार्माकोलॉजी मेजर सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेजर सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी मेजर सब्जेक्ट, फिजिकल फार्मेसी मेजर सब्जेक्ट, है बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ये सब आपके मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं। फिर माइनर, सर मेडिकल केमिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट में, इसके पीछे रीजन है। मेडिकल केमिस्ट्री को मैं माइनर में इसलिए रखता हूं कि बहुत बच्चे इसको होता क्या है कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसका सब सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने पड़ते हैं, SER याद रखना पड़ता है, सिंथेसिस याद रखनी पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको आखिरी टाइम पर कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स को लेके उसके बारे में पढ़ के जा सकते हैं, ताकि आप एक या दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। बहुत सारे क्वेश्चन आप फार्माकोलॉजी के नॉलेज के विषय पर सॉल्व कर लेते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी और मेडिकेम को साथ में रखकर पढ़ते हैं, राइट। ये भी आप अप्रोच अपना सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हो मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद बायोफार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को आप आखिर के 2 महीने में अगर पढ़ोगे तो आप आराम से इनको कंप्लीट कर लोगे। बट पहले आपका होना चाहिए कि हम फार्माकोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें, राइट। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं फार्माकोलॉजी पढ़ने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या होता है, सबसे खूबसूरत तरीका है फार्माकोलॉजी पढ़ने का, यू स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन। आप दिन का, हर दिन का टारगेट बना लीजिए, कम से कम आपको 2 क्लास की क्लासिफिकेशन याद करनी है। मतलब आपको एक बार उसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद उसको फिर अपने मन में आंख बंद करके रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद उसको लिख लिख कर देखना है। हो सकता है कि आपको ये प्रोसेस एक ही क्लास की क्लासिफिकेशन के लिए 3-4 बार रिपीट करना पड़े, लेकिन अगर आपने इसको 3-4 बार परफॉर्म कर लिया इस एक्टिविटी को एक क्लास की क्लासिफिकेशन के लिए, तो आप उस क्लास की क्लासिफिकेशन को कभी नहीं भूलोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ी,
आपने एक बार पढ़ ली, ठीक है, एक बार आंख बंद करके रिवाइज कर ली, ठीक है, उसका थोड़ी देर बाद या अगले दिन आपने उसको एक बार लिख कर देख लिया, ठीक है, उसके बाद फिर आप भूलोगे, फिर आपको उसके बारे में रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आपको लिख कर देखनी पड़ेगी। ऐसे ही आप क्या करोगे, डेली 2 क्लास पकड़ोगे, 2 क्लास पकड़ के उसको याद करोगे, पकड़ के फिर उसको लिख कर देखते रहोगे, आपका फार्माकोलॉजी का जैसे क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा 50 से 60% काम आपका ऐसे ही निपट जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा फार्माकोलॉजी के ऊपर, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर आप एक एक क्लास को पकड़ो, उसके लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करो, साइड इफेक्ट्स को, इंटरेक्शंस को, उनके एडवर्स इफेक्ट्स को, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे उनको याद रखना स्टार्ट कर देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप पीरियोडिक टेबल को याद रख लेना, राइट। उसको याद करने के बाद आप स्टार्ट करना, ऑलवेज स्टार्ट विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे कि बॉन्ड कैसे बनता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, राइट। आपके लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये सारी बातें आप पढ़ लोगे। उसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ना। इस तरीके से आप फ्लो में जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, इसके अंदर आपको क्या रखना है, 3 ही पोर्शन है इसके अंदर, टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले टाइट्रेशन पढ़ लेना, फिर क्रोमेटोग्राफी पढ़ लेना, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेजर पोर्शन जो पूछा जाता है वो यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास एनएमआर, मास, यूवी और आईआर। ये 4 टेक्निक्स हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बाकी टेक्निक्स होती हैं उनको आपको धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आप उनको पढ़ते रहोगे। उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल्स, वो सारी चीजें आप आराम से पढ़ सकते हो। फिजिकल फार्मेसी के अंदर मैंने आपको बता दिया हैप, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी। पहले आप इन सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर उनके बाद इधर और उसके बाद इधर जाइए, राइट। ये तरीका होता है पढ़ने का, क्लियर। अब हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में, हमने क्या किया, हम YouTube पर, पीडब्ल्यू फार्मा के YouTube चैनल पर चला रहे हैं एक प्रारंभ सीरीज जीपैट 2027 के एस्पायरेंट्स के लिए। वहां पर आपको थ्योरी लेक्चर मिलेगा, उसी से रेलिवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, राइट। और प्लस ये जो नोट्स होंगे ये आपको मिलेंगे पीडब्ल्यू के ऐप पर। पीडब्ल्यू के ऐप में आप जाओगे तो वहां बैचेस में अगर सर्च करोगे, वहां पे फार्मा के अंदर तो वहां लिख देना प्रारंभ, प्रारंभ जीपैट 2027 भी लिखोगे तो यहां पर आप फ्री में एनरोल हो सकते हो। देयर इज नो चार्ज। यूट्यूब पर क्लासेस रहती हैं, एनी टाइम क्लासेस रहती हैं, नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, यहां से आप एनरोल कर लोगे, फ्री में एनरोलमेंट है इसका, और यहां से आप नोट्स भी अपने पास रख सकते हो, राइट। तो इस बैच का आप आनंद जरूर उठाना क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट, और क्लासेस का आप मजा लेना यहां से। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कंप्लीट रोड मैप की, अब किस तरीके से अगर आप आज से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से अप्रोच अपना रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को बिल्ड करना पड़ेगा। बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए आप क्या करोगे, बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ना है, राइट। यहां से आप स्टार्ट करोगे। ये एक्टिविटी आपकी कितने दिन चलेगी सर, 21 दिन चलेगी ये वाली एक्टिविटी, जिसमें आपको हर दिन 2 से 3 घंटे देने ही देने। ये ऐसा नहीं है कि आपको लगातार बैठ के 2 से 3 घंटे देने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हो सकता है कि 1 घंटा सुबह के टाइम दे दो, 1 घंटा दोपहर के टाइम दे दो, 1 घंटा शाम के टाइम दे दो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बट कम से कम आपको 2 से 3 घंटे पर डे देने ही है अगले 21 दिन के लिए। जैसे ही आप ये 21 दिन की एक्टिविटी कंप्लीट करते हो, आपको एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ मैं एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुका हूं, इसको मुझे करना ही करना है अब, राइट। तो आपको अब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका। अगर आपको मैं ये बोल दूं कि नहीं हर दिन जाओ 4-5 घंटे, पहले दिन से बैठने लग जाओ, आप 2 दिन बाद भूल जाओगे, आपका मन हट जाएगा। आपको पहले क्या करना है, अपने आप को उस हैबिट के अंदर ढालना है, और उसके लिए आपको 21 दिन की ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें आप फार्माकोलॉजी के सारे क्लासिफिकेशन याद करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीजें याद करोगे, राइट। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं आपको क्या करना है, जैसे आपके 21 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 21 दिन के कंप्लीशन के बाद आपको अब अपना जो टाइम टेबल है उसको अपने वीकली शेड्यूल के अंदर डिवाइड कर लेना है, और हर दिन आपको 2 सब्जेक्ट्स पकड़ने। ये मैंने आपको बताए हैं अपने हिसाब से, आप चाहो तो इन सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपने मंडे पकड़ा, मंडे के अंदर आप हैप और फार्माकोलॉजी पढ़ लो 3 घंटे के लिए, राइट। उसके बाद आपने ट्यूसडे लिया फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पढ़ लो वहां पे, राइट। उसके बाद वेडनेसडे को आपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ा, थर्सडे को आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, फ्राइडे को आपने फार्माकोलॉजी फिर से पढ़ा जो आपने यहां पढ़ा था उसको रिवीजन के लिए, राइट। फार्माकोलॉजी क्योंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है, टाइम लेता है ना।
उसके बाद सैटरडे संडे की आपकी एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि आपने जितने भी सब्जेक्ट्स ये पढ़े हैं उन सबको रिवाइज करना, साथ ही साथ उनके एमसीक्यू सॉल्व करने। रिवाइज करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, मान लो आपने पढ़ा टैबलेट्स, अब आप जब सैटरडे में बैठोगे कि आपने टैबलेट्स पढ़ा था, तो आप अपने आप को पढ़ाओगे, लिख लिख के पढ़ाना अपने आप को कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा था। उसको जब आप पढ़ाओगे, नोट्स बनाओगे, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, साथ ही साथ आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है जब आप लिखकर खुद को पढ़ाते हो। उससे बेहतरीन कोई रिवीजन का तरीका नहीं है। फिर उसके एमसीक्यूज या पीवाईक्यू सॉल्व करके देख सकते हो, तो आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ आपकी कितनी नॉलेज बढ़ रही है। उसके बाद जैसे ही आपके ये 66 डेज कंप्लीट होते हैं फ्रॉम डे 1, तो अब आपको क्या कर देना है, अब आपने ये करना है कि सब्जेक्ट्स को, जैसे मंडे के अंदर क्या करना है, आपको फार्माकोलॉजी और मेडिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है, लेकिन इस बार टाइम बढ़ा देना है अपना, 4 घंटे का टाइम कर देना है। उसके बाद ट्यूसडे के अंदर फार्मास्यूटिक्स करना है, वेडनेसडे के अंदर फार्मास्यूटिक एनालिसिस प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आपको अब और ज्यादा सब्जेक्ट्स को क्लब कर देना है, राइट। थर्सडे के अंदर फार्माकोग्नोसी बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, देन उसके बाद फ्राइडे को फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है, उसके बाद उनका रिवीजन करना है। यही प्रोसेस आपको आगे तक फॉलो करना है। इसी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत अच्छी स्टेज में अपने आप को पाओगे। इस तरीके से आपको बढ़ते रहे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, वो आप यहां पर देख सकते हो। अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी की, तो फार्माकोलॉजी के लिए आप केडी त्रिपाठी पढ़ सकते हो, केडीटी जिसको हम बोलते हैं, तारा वी शानबाग पढ़ सकते हो, रेंगेनडेल, स्ट्रॉन्ग बुक बता रहा हूं मैं आपको, ये स्टैंडर्ड बुक्स है, और स्पर्श गुप्ता जीआरजी, है ना। ये बुक्स से आप पढ़ाई कर सकते हो। इन सब बुक्स की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम के ऊपर, आप चाहो तो वहां से ले सकते हो। अदरवाइज आपकी लाइब्रेरी के अंदर ये 100% सारी की सारी बुक्स अवेलेबल होंगी। देन अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मॉरिसन बॉयड से पढ़ सकते हो, पी टेंडन से पढ़ सकते हो, एम एस चौहान से पढ़ सकते हो, और बहल बी एस बहल से पढ़ सकते हो। अलग अलग टॉपिक है। हमेशा जब इन टॉपिक्स को पढ़ रहे होगे, सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होगे, तो जीपैट का सिलेबस अपने पास जरूर रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीपैट का सिलेबस रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। चलिए, उसके बाद अगर मैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो लैकमैन लिबरमैन पढ़ सकते हो, अर्मिंगटन पढ़ सकते हो, मार्टिन्स पढ़ सकते हो, ऑल्टो पढ़ सकते हो। ये अलग अलग बुक्स आपके पास है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करूं तो आशुतोष कर पढ़ सकते हो, सुप्रिया महाजन और नीरव सन पढ़ सकते हो, देन पावी या चटवाल पढ़ सकते हो, सेबेस्टिन पढ़ सकते हो मास के लिए, पावी और चटवाल एनएमआर आईआर के लिए पढ़ सकते हो। ये अलग अलग बुक है। मेडिकल केमिस्ट्री के लिए फोई, मुझे लगता है फोई बहुत है, लेकिन बहुत बच्चों को फोई की लैंग्वेज इतनी टफ लगती है, तो वो हरकिशन सिंह और वी के कपूर की जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं, आशुतोष कर की बुक पढ़ सकते हैं। विल्सन गिसवॉल्ड, अगेन आई एम सेइंग कि लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम फेस करें। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण से बेस्ट कोई बुक नहीं है, एस चांद है और लिपिनकॉट है, बट मुझे मेरा जो रहता है वो सत्यनारायण पर रहता है, इस पे आप पढ़ सकते हो बायोकेमिस्ट्री को। फिजिकल फार्मेसी के लिए एसपी अग्रवाल और सीबीएस सुब्रमण्यन इक्वल ही बुक है, लेकिन सीबीएस सुब्रमण्यन बेहतर बुक है, बट एसपी अग्रवाल में लैंग्वेज बहुत ईजी है और साथ ही साथ उसके अंदर एमसीक्यूज भी आपको मिल जाते हैं पीछे प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये आप पढ़ सकते हो। देन हैप की बात करेंगे, रोजन विल्सन बेस्ट बुक है, और टोटोरा जो है थोड़ा सा एक्सपेंड करके, लेकिन लैंग्वेज इतनी इजी है इसकी, टोटोरा की बहुत टफ नहीं है लैंग्वेज, राइट। उसका बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए ब्रह्मांकर, कॉग्नोसी के लिए कोकाटे, माइक्रोबायोलॉजी के लिए एनके जैन और जूरिस्प्रूडेंस के लिए एनके जैन, ये बुक आप रेफर कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बस मेरा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि हो सकता है कि आप अभी लेट हो गए हो तैयारी करने में, लेकिन अभी भी बहुत वक्त है आपके पास। अभी से भी आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करो और स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तो आप अपने आप को टॉप 50, टॉप 15 के अंदर भी देख सकते हो। So that's it from my side. Thank you so much for joining. We will meet in some other video with some other concept. Thank you everyone.